नमस्ते दोस्तों, आपका पवन वाघ एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुलभ भारती, जिसका आज हम पाठ देखने वाले हैं स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोग बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने एक भाषण के माध्यम से स्वतंत्रता का एक विचार सामने रखा था। उस विचार को हम यहाँ पर और देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, उनका जीवन परिचय जानेंगे। इनका जन्म 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। इनकी मृत्यु 1920 मुंबई महाराष्ट्र में हुई। परिचय: बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी थी। आपकी प्रमुख कृतियां हैं गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। प्रस्तुत गद्य संबंध में क्या कहा गया है? प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं पाकर ही रहूंगा, ऐसा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अब हम देखते हैं उनका यह भाषण। इस भाषण के माध्यम से उन्होंने हमें क्या मार्गदर्शन किया। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवा अवस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना या स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि स्वराज यह कैसा है? युवा अवस्था के जैसा है। और विचार कैसा है? युवा अवस्था के जैसा है। मैं शरीर से भले ही बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरे विचार युवा है और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। दोस्तों, यहाँ पर जो आए हैं शब्द हम देखेंगे, उनका अर्थ, शब्दार्थ, शब्द आया है युवा अर्थात जवान। सबल अर्थात बलवती। और वे इस विचार को त्यागना नहीं चाहते। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं वह चीर युवा है। अर्थात उन विचार को युवा कहा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। क्या कहा उन्होंने? हमारी जो भावना है, हमारी जो मांग है, हमारे जो विचार है, ये अजर अमर रहेंगे। जिस तरह से मनुष्य की आत्मा अजर अमर रहती है, शरीर भले ही उसे बदल दे, लेकिन उस आत्मा की भांति हमारे विचार अजर अमर रहेंगे। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूं। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। जिस तरह से आत्मा को कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी भिगो नहीं सकती, कोई हवा सुखा नहीं सकती, उसी तरह हमारा जो विचार है, स्वराज्य का विचार है, उसे कोई बदल नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पर जो नए शब्द आए हैं उसके बारे में जानेंगे हम। होम रूल, एक ऐतिहासिक आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन। अगला शब्द है अविनाशी।
अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, जिसका कभी विनाश न हो। अगला शब्द है एकाकार। अर्थात एक होने की दशा, होने की दशा। और अगला शब्द है जागृत। अर्थात जगा हुआ। हमें कोई मिटा नहीं सकता, हमारे विचार को कोई मिटा नहीं सकता, हमारे आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। उसी भांति हमारा स्वराज्य का जो विचार है उसे कोई नहीं मिटा सकता। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूं, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी हम स्वशासन चाहते हैं। क्या कहा उन्होंने कि मेरे विचार को कोई मिटा नहीं सकता। मैं सबके सामने कहता हूं, कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती, कोई पुलिस अधीक्षक इसे पकड़ नहीं सकता, कोई कलेक्टर इसे रोक नहीं सकता। और जो आशुलिपि अर्थात जो टंक लेखन का काम कर रहे हैं, जो किसी लिपि का काम कर रहे हैं, संकेत लिपि कहते हैं हम उसे, वो भी इन्हें नहीं रोक सकते। सबके सामने मैं कह रहा हूं, हम स्वशासन चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा शासन चाहिए और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है, जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है, वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद में है ना। तो राजनीति एक विज्ञान है, लेकिन कौन सी राजनीति? जो स्वशासन की हो। यदि दास्ता की है तो कुछ काम की नहीं है। यहाँ पर और एक शब्द आए हैं, हम लिखेंगे आशुलिपि अर्थात संकेत लिपि, व्यस्त किसी काम में लगा हुआ परिणति अर्थात पुष्टि। आपके पास एक आत्मा है। क्या कह रहे हैं तिलक जी? आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं। जो सम्मुख बैठे हुए व्यक्ति है उनसे भी कह रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूं जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। अज्ञानी अर्थात मूर्ख, कुचक्री अर्थात बुरी राय देने वाला। क्या कहते हैं? मैं आपके आत्मा को जगाना चाहता हूं, क्योंकि वो क्या करती है, वो आपके पर्दे पर, आंखों पर जो पर्दा है उसे हटा देना चाहता हूं। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूं जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं। राजनीति के विज्ञान के दो भाग बताए हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी।
एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है। जो दूसरा भाग है राक्षसी, उसमें दास्ता आती है, किसी पर अपना प्रभाव जमाओ। दास्ता अर्थात गुलामी। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है, और ये सत्य परिस्थिति है। यदि हम किसी और के ऊपर अपना शासन चलाने चाहते तो वो एक प्रकार का पाप ही है। औचित्य अर्थात उपयुक्तता। कुछ लोगों ने उस बात को बताने का साहस होता है। अब ये सच्चाई कुछ लोग बता सकते, कुछ लोग नहीं बता सकते, कुछ लोग बताना चाहते हैं लेकिन बताने की हिम्मत नहीं है, जो उनके लिए हानिकारक है। और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं। अवगत अर्थात ज्ञात। अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है कि वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन अलग नहीं, भिन्न नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। राजनीति का जो विज्ञान है उसमें सभी दर्शन समाये हुए हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। अब ये वस्तुस्थिति, रियलिटी उन्होंने उनके सामने रखने का प्रयास किया है कि इंग्लैंड क्या कर रहा है। भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटा देश है तो उसको संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। शब्द है प्रतीत। जाना हुआ। अगला शब्द है संरक्षण। अर्थात देखरेख। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ तो इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, और आगे क्या कहता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। ये कितनी गलत बात है। हमें जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। दोष देखने की परिभाषा अपनी अपनी है। कोई मनुष्य में देखता है, कोई ईश्वर में भी देखता है। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। हमें इन चीजों का ध्यान नहीं देना है, हमें इसका विचार नहीं करना है। हमें बस एकमात्र काम करना है कि हमारे राष्ट्र की अखंडता कैसी बनी रहेगी और राष्ट्र में स्वशासन किस तरह से आएगा। अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। हर व्यक्ति ने कहना चाहिए कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। उस समय कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पास कर दिया था, और वही तिलक जी अपने भाषण के माध्यम से बताना चाहते हैं। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की देन है। अभी जो प्रांतीय सम्मेलन हो रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हमें कृत संकल्प है। फिर से कहता हूं, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। कृत संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। ठीक है। चाहे ऐसे प्रयास में मरुभूमि में ही ले जाए,
मरुभूमि का अर्थ होता है रेगिस्तान, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे हम अज्ञातवास में रहना पड़े। क्या विचार है उनके कि देश को आजादी दिलानी, उसके लिए हमें चाहे रेगिस्तान में क्यों ना जाना पड़े, चाहे अज्ञातवास में क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हमारा जो दृढ़ संकल्प है, कृत संकल्प है, हम उसे पूरा करके ही रहेंगे। चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े, कोई चिंता नहीं है, लेकिन एकमात्र उद्देश्य है कि देश की आजादी। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधिसम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। संवैधानिक और विधिसम्मत अर्थात जो विधि के अनुसार होगा, संविधान से संबंधित होगा, ऐसे मार्गों से हमें स्वशासन चाहिए। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। दोस्तों, इस तरह से स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये वक्तव्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। और अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने कहा कि जिस तरह से आत्मा अमर होती है, उसी तरह से स्वराज्य का विचार भी अमर है। आत्मा शरीर बदलती है, उस तरह से मनुष्य भले ही आते और जाते रहेंगे, लेकिन विचार जीवित रहेगा। और हम सबको मिलकर ये प्रयास करना होगा। उस स्थिति ऐसी है कि इंग्लैंड एक छोटे से देश को हमें संरक्षण देने के लिए कह रहा है, और स्वयं हमें आजादी देने के लिए नहीं कह रहा है, रोक रहा है आजादी के लिए। और ये सारी गलत बातें हैं। हमारे सैनिकों ने रक्षा की है, और बाकी के देश के नेता भी कह रहे हैं कि अब इंग्लैंड भारत के सहयोग के बिना आगे नहीं चल सकता। हमारा इतिहास पुराना है, 5000 वर्ष पुराना इतिहास है हमारा, और इस विचारधारा को हमें बदलना होगा। हमें आज़ादी चाहिए, स्वशासन चाहिए, स्वराज्य चाहिए। और उन्होंने भाषण के माध्यम से युवाओं में एक प्रकार की प्रेरणा जागृत करने का प्रयास किया है, भारतीयों के मन में प्रेरणा जागृत करने का प्रयास किया है कि आप सभी को ये करना होगा। उसके लिए भले हमें कितने कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, हमें अज्ञातवास में क्यों ना जाना पड़े, हमें मरुभूमि क्यों नहीं स्वीकारना पड़े, हमें राजस्थान अर्थात रेगिस्तान क्यों ना स्वीकारना पड़े, लेकिन हम स्वराज्य मांग के रहेंगे, स्वराज्य पूर्ण करते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें जान क्यों ना गंवानी पड़े। और दोस्तों, इस महान व्यक्ति ने अपने विचार के माध्यम से एक नई प्रेरणा लाने का प्रयास किया था। आज भी वो विचार हमारे भीतर जीवित है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये पाठ आपको पूरी तरह से ध्यान में आ गया होगा। कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पवन वाघ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।